हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग अपना कोरिलेशन चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसा कि तुम लोग को पता है। तो अब मैं क्लास के स्टार्टिंग में तुम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट्स करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू पोर्शन में आ जाएंगे डायरेक्टली और एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसे चीजें जो एमसीक्यू के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलेगी जो हमको लिखना है, वो लिखो सबसे पहले। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमको कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कोरिलेशन के अंदर। तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हम उससे कैसे डील कर सकते हैं, वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि तुम लोगों को पता है, इक्वेशन इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन ओरिजिन और स्केल। तुम लोग देख चुके हैं एमओसीटी में ओरिजिन स्केल दोनों कंसिडर करते हैं, डिस्पर्जन में सिर्फ स्केल कंसिडर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोरिलेशन में क्या कंसिडर होता है। तो लिखो, कोरिलेशन इज नॉट affected by origin as well as scale, but it does affected by the sign of scale. ओके, तो ये लिखो तुम लोग कि कोरिलेशन एक्चुअल में नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन है एज वेल एज स्केल है। मतलब कोरिलेशन एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसको ओरिजिन से भी फर्क नहीं पड़ता है और स्केल से भी फर्क नहीं पड़ता है। ना ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना स्केल से फर्क पड़ता है, बट इट डज अफेक्टेड बाय द साइन ऑफ द स्केल। मतलब ये इसको फर्क पड़ेगा, किस चीज से फर्क पड़ेगा? साइन से फर्क पड़ेगा। साइन मतलब लिख लो ब्रैकेट में, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो जो मेरा स्केल होगा ना, इक्वेशन के अंदर जो मेरा स्केल वाला पोर्शन होगा, स्केल वाले पोर्शन में जो साइन लगा रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे मेरे कोरिलेशन को फर्क जरूर पड़ेगा जब हम लोग इक्वेशन बेस्ड रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इसको लिखो, साथ साथ में मैं आगे लिखता हूं। इक्वेशन आपको दिए हो सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यू इज इक्वल टू ए प्लस डी बी। ऐसा y एक्स का, एक्स वाई का, यू बी का, वी यू का, कैसा भी इक्वेशन आपको दिया रह सकता है। तो तो कोरिलेशन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय साइन ऑफ बी एंड डी। वो बैंड नहीं लिखा हुआ है ना, मैं भी पढ़ा खुद से, मेरे को ऐसा लगा रहे मैं बैंड लिख दिया। बी एंड डी, इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूं ताकि क्लियर लिखे, बी और डी। तो यहां देखो इक्वेशन में बी और डी क्या है? स्केल है। बी और डी स्केल है, तो स्केल के साइन से उसको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है बेटा, हो गया। हाँ भैया, अब लिखो आगे। तो अगर आपको क्वेश्चन बोले कि आप कोरिलेशन निकाल के बताओ यू और वी का, तो आप कैसे निकालोगे? आपको कोरिलेशन दिया रहेगा एक्स और वाई का। पहले तो आपको क्वेश्चन इक्वेशन दे देगा, पहले तो आपको क्वेश्चन इक्वेशन दे देगा, फिर आपसे और फिर बताएगा वो कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बोलेगा कोरिलेशन ऑफ यू एंड वी निकाल के बताओ। यू एंड वी का कोरिलेशन क्या होगा? अभी एक एग्जांपल भी लूंगा। तो आप क्या करोगे? जो कोरिलेशन आएगा यू और वी का, वो सेम टू सेम फोटो कॉपी होगा किसका? एक्स और वाई का। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई यू और वी रिलेटेड है, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है। और हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल एज स्केल। तो आंसर में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट साइन चेंज हो सकता है। तो इसीलिए आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन ऑफ स्केल्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो भी स्केल का साइन होगा, जो भी आप, एक तो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन में स्केल दिया रहेगा, उस स्केल का एक्स का स्केल का साइन और वाई के स्केल का साइन उठा लेना और चेक कर लेना भाई, इंटू करने के बाद कोई साइन चेंज हो सकता है। मे बी पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाए, ये सेम भी आ सकता है, हमको नहीं पता। पर आप फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो तुमको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। हम्म।
ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। ओके भैया, तो लिखो 2u माइनस 3x प्लस 4 = 0। ओके, 4v प्लस 16y प्लस 11 = 0। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, इसको लिख लो पहले। कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई लिख लो 0.8। चलो भैया पिछला वाला पेज लो भाई, लिख लो पिछला वाला पेज। ठीक है, यस भैया। अब देखना, मेरी बात को समझना ध्यान से। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, देख लो यहां पर, एक्स और वाई, एक्स और यू, वी और वाई रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। आपको सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करोगे? आपको निकालना क्या है, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कोरिलेशन निकाल के बताओ यू और वी का। यू और वी का, दोनों यू ही दिख रहा है वैसे। यू और वी का कोरिलेशन निकाल के बताओ। तो आपको u इज इक्वल टू निकाल लेना है, v इज इक्वल टू निकाल लेना है। पहला काम, स्टेप नंबर 1। u इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन देखो ना, u इज इक्वल टू क्या आएगा, ये उधर जाएगा, 3x प्लस में हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा, अपॉन टू। ओके भैया, u इज इक्वल टू आ गया। अब निकालो v इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, -16y -11/4। ठीक है, बताओ इतना सबको क्लियर है? u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कैसे निकला, क्लियर है बच्चों? हाँ भैया, तो बेसिक सी बात कर रहे हो आप, ये कैसे क्लियर नहीं होगा? अब कोरिलेशन ऑफ यू भी कैसे निकलेगा? आपको कोरिलेशन लेना है एक्स और वाई का, और उसमें मल्टीप्लाई करना है स्केल ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई करना है स्केल ऑफ वाई का साइन। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई करना है। तो कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई क्या था, 0.8 था। साइन ऑफ स्केल ऑफ एक्स क्या है, चलो ढूंढते हैं स्केल ऑफ एक्स कहाँ है, तब साइन मिल जाएगा। ओ माय गॉड, मिल गया। और वैसी स्केल ऑफ वाई कहाँ है, ये देखो मिल गया। अब इसको, इसके ये आंसर नहीं उठाना है मेरे को, इसका बस मेरे को साइन उठाना है। तो एक है पॉजिटिव साइन, ओके, और एक है नेगेटिव साइन, ओके, ब्रैकेट बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -0.8। दिस इज कोरिलेशन ऑफ यू एंड वी, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल है ये, इतना मतलब तुम एक बार एक चीज तुम नोटिस किए, एमओसीटी सबसे टफ था इक्वेशन वाले में, ओरिजिन भी लो स्केल भी लो। फिर डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन बोला मैं बस स्केल से काम चला लूंगा। फिर अब कोरिलेशन है, कोरिलेशन बोला ना मेरे को स्केल चाहिए ना मेरे को ओरिजिन चाहिए, मेरे को बस वो जो स्केल में साइन लगा रहता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे मल्टीप्लाई कर दो, मैं आ दूंगा आंसर। तो एग्जाम में तो तुम भाई क्वेश्चन पढ़ के आंसर ले आओगे, सॉल्विंग वाला पोर्शन ही नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो इसको, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा जो फॉर्मूला लिखे हो ना, जो तुम लोग की फॉर्मूला बुकलेट बन रही है, उसके जस्ट नीचे में इसको लिखो, जस्ट नीचे में, ताकि अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। क्योंकि क्या है, अगर मैं भी तुम्हारे जगह होता, मैं सीधी बात बता रहा हूं, मैं भी तुम्हारे जगह होता, ये चीज पढ़ के मेरे को नहीं समझ में आती, पर ये एग्जाम्पल देख के मेरे को तुरंत समझ में आ जाता कि बोलना क्या चाह रहा है कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल डायरेक्टली राइट, डायरेक्टली तुम्हारे कॉन्सेप्ट के नीचे होना चाहिए। तो नोट डाउन करो फास्ट। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया, चलो क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से सारे बच्चे मेरे साथ में। क्वेश्चन, ओके। ठीक है, और आर एक्स वाई कितना है, 0.8। आर ऑफ यू भी आपको बताना है। हम्म, ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग 10 सेकंड में सॉल्व कर दो। 10 सेकंड, 5 सेकंड ऊपर वाले को, 5 सेकंड नीचे वाले को। लो आ गया, आंसर भी आ गए। सही है, दूसरे का सही है। हो गया, सीख गए तुम लोग, देखे बोला ना,
तुम लोग को मैं पहले क्या बोला, सेकंड के 10वें हिस्से का समय नहीं लगेगा तुम लोगों को, इतना जल्दी तुम देख के आंसर बता दोगे। ये वाले इक्वेशन को u इज इक्वल टू निकालना है, और ये वाले को इक्वेशन को v इज इक्वल टू निकालना है, v इज इक्वल टू यस। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साइन को कंसीडर करना है, तो साइन इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, ओ माय गॉड। तो भाई मैं क्या लूंगा, रिग्रेशन लूंगा एक्स वाई का, और उसमें मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी 0.8 इंटू पॉजिटिव, आंसर मेरा 0.8 पॉजिटिव दे देगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस भैया। इसके बाद भैया आप ये वाला देखो, यहां पर देखो u इज इक्वल टू हो जाएगा -3x -4 अपॉन 2 नेगेटिव हो गया ना, और यहां पर v इज इक्वल टू हो जाएगा 16y -11 अपॉन 4 यहां पर साइन नेगेटिव है, यहां पर साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू नेगेटिव 0.8 पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0.8 नेगेटिव एंड दैट्स इट। बस खत्म। अब इसको फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। ये नोटिंग हो गई अगर तुम लोगों की, तो आई थिंक तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। तो नेक्स्ट छोटे छोटे मैं तुम लोगों को कोरिलेशन से रिलेटेड और दो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, एक ये है और एक ये है, 2 पेज। तो इसको तुम लोगों को नोट डाउन कर लेना है वाइजली। मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये है क्या। तो एक होता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एक होता है नॉन डिटर्मिनेशन। तो इसके तुम लोगों को सिंपल फॉर्मूले याद करने बस। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आर स्क्वायर, मतलब जो तुम्हारा कोरिलेशन आएगा उसका स्क्वायर कर दो, तो उसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का मतलब होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब जो तुम आर स्क्वायर निकालोगे उसमें से 1 को माइनस कर दो, 1 पहले रखना, नहीं तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर आता है एक प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एन, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एन। ठीक है, 2 टाइप के एरर्स होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में इंस्टीट्यूट ने बात नहीं की है, बस फॉर्मूला बेस्ड बातें की है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला ही बता के रफा दफा कर रहा हूं मैटर को यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज और, मतलब काइंड ऑफ एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर वेराइटी है, पर अगर आ गया तो हम लोग सीख के रखते हैं कि तुमको नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि ये दिया हुआ डेटा बताओ ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अगर तुम्हारा जो आर होगा वो छोटा होगा 6 इंटू प्रोबेबल एरर से, मतलब जो तुम्हारा प्रोबेबल एरर का आंसर आएगा उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करो, अगर तुम्हारा आर उससे छोटा आया तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और उसी टाइम पे अगर तुम्हारा आर उसके बराबर या उससे बड़ा आ गया, मतलब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो बराबर या तो उससे बड़ा आ गया, किससे, 6 इंटू प्रोबेबल एरर से, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? मतलब ये पूरा पेज तुम्हारा फॉर्मूला पे ही बेस्ड था, क्लियर है सबको? ठीक है, यस। एक और चीज के ऊपर मैं बात कर लेता हूं, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, डायरेक्ट एक्सरसाइज में डील करेंगे हम लोग। साइक्लिक ऑर्डर, ये बहुत रेयर टाइप का क्वेश्चन होता है, जहां पर तुम लोगों को एक लीनियर रिलेशनशिप दिया रहता है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी रहती है, और उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में तुम लोगों को सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक ऑर्डर बनता है रिलेशन का। मेरे को एक बात बताओ, एकदम सिंपल बताना, तुम हो और तुम्हारे दो फ्रेंड्स है, तो मेरे को एक बात बताओ, कहीं ना कहीं से तुम्हारे ये दोनों फ्रेंड भी आपस में रिलेशन में, मतलब काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप वाला रिलेशन नहीं बोल रहा हूँ, टच में आना बोलते हैं ना, तो टच में आएंगे कि नहीं आएंगे? ऑटोमेटिक बताओ। तुम हो और तुम्हारे दो फ्रेंड्स है वाई और जेड, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ऑटोमेटिक वाई और जेड किसी ना किसी तरीके से आपस में टच में आएंगे, कनेक्शन में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो बस यही साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पर फॉलो होता है कि तुम्हारा एक्स जो है वो किसी तरीके से वाई से रिलेटेड होगा, और एक्स जो है वो यू से भी रिलेटेड होगा, और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वाई और यू का रिश्ता बता दो, तो तुमको वाई और यू का रिश्ता बताना है। तो मेरे को सिंपल बताओ, वाई और यू के बीच में कितना रिश्ता है, वो एक्स और वाई, एक्स और यू के बीच में कितना रिश्ता है, उसी से डिटरमाइन होगा कि एक्स कितना अच्छा दोस्त है वाई का और एक्स कितना अच्छा दोस्त है यू का, वही बता पाएगा कि वाई और यू के बीच में किस लेवल का रिलेशन हो सकता है। यस, तो इसीलिए यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, रिलेशनशिप ऑफ यू एंड वाई इज इक्वल टू रिलेशनशिप ऑफ एक्स एंड यू एंड रिलेशनशिप ऑफ एक्स एंड वाई।
ठीक है, ये दोनों का जो मिक्सचर होगा वो डिटरमाइन करेगा कि ये दोनों के बीच में कितना रिलेशन है। इसको अपना साइक्लिक बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जानने वाली, कि तुम लोगों को एक रिलेशन तो क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा, एक रिलेशन तो डायरेक्टली बता देगा कि रिलेशनशिप ऑफ एक्स और वाई जो है वो इतना इतना है, पर रिलेशनशिप ऑफ एक्स एंड यू का ना तुमको इक्वेशन दे देगा। क्या दे देगा? इक्वेशन। तो अब यहाँ पर धर्म संकट आ जाएगी कि हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? कि क्या रिलेशन है। आर मतलब को रिलेशन होता है, पर मैं उसको रिलेशन रिलेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, को रिलेशन मतलब दो वेरिएबल के बीच का रिश्ता। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है एक्स और यू के बीच में, उसके लिए हमको क्वेश्चन इक्वेशन दे देगा। अब वो इक्वेशन को देख के तो मैं को रिलेशन तो नहीं निकाल सकता ऑफ कोर्स। तो एक एजम्पशन लेते हैं, जनरल एजम्पशन फॉर कैलकुलेशन पर्पस। देखो मैं तुमको, और ये एजम्पशन सही है। क्या एजम्पशन लेते हैं? एज वी ऑल नो दैट कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय स्केल और ओरिजिन। तो अपन कैसे डिटरमाइन करें कि उसका कोरिलेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा कि नहीं। मेरे को एक बात बताओ, कोरिलेशन को किससे फर्क पड़ता है? साइन से फर्क पड़ता है। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन कि उस इक्वेशन का साइन क्या होगा। तो उस इक्वेशन का साइन डिटरमाइन करने का बड़ा सिंपल सा है कि अगर स्केल 0 से बड़ा है तो मेरे को बताओ 0 से ऊपर क्या होता है, फटाफट से बताओ 0 से ऊपर क्या होता है। यस, सारे पॉजिटिव होते हैं 0 के ऊपर। 0 के ऊपर सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बट 0 के नीचे क्या होते हैं? सारे नेगेटिव होते हैं। 0 के नीचे क्या होते हैं बच्चों? सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर तुम्हारा स्केल, उस इक्वेशन का स्केल निकाल लेना, अगर तुम्हारा स्केल 0 से बड़ा है तो आप एज्यूम कर लेना कि कोरिलेशन 1 है, और अगर आपका स्केल 0 से छोटा है तो आप एज्यूम कर लेना कि आपका कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव। आर इज इक्वल टू -1। एकदम सिंपल बात। तो ये जो चीजें मैंने अभी जिसके ऊपर बात की, मैंने ये जो सारी चीजों के ऊपर जिसके ऊपर मैंने बात की, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला तो इजी है, तो ये तो डायरेक्टली बनने लग जाएंगे, पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं अभी तुरंत कराता हूँ ताकि तुमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए इसकी। ओके भैया, चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। 4u है ना, ये रहा इक्वेशन। 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। हाँ भैया बताओ। देखो मैं जैसा तुम लोग को बोला था, एक्स वाई और यू तीन लोग कंसिडरेशन में हैं। एक्स और यू के बीच में अपने को इक्वेशन दे दिया है क्वेश्चन। ओ, और एक्स और वाई के बीच में क्वेश्चन ने अपने को कोरिलेशन ही बता दिया है -0.6। और क्वेश्चन बोला यू और वी का रिश्ता क्या बन रहा है ये बताओ, क्वेश्चन मार्क। यू और वाई, सॉरी, यू और वाई का क्या रिश्ता बन रहा है ये बताओ, क्वेश्चन मार्क। तो एक्स और वाई का रिश्ता है -0.6, ये तो पता चल गया। लिख देता हूं यहां पर, कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई इज -0.6 एज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एक्स और यू का भी रिश्ता दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो पहले इक्वेशन को लिखो, 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को रिलेशन किसका निकालना है? u और y का निकालना है, u और y का निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या इज इक्वल टू लू, x इज इक्वल टू लू या u इज इक्वल टू लू? फटाफट से बताओ। अब ये तो तुम लोग कॉमन सेंस से बताओगे, चैप्टर के इतने आगे बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट आखिरी पढ़ाओ में कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम ध्यान में दोगे तो तुम लोग का लॉजिक देखना चाहता हूं। इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू के फॉर्मेट में तोड़ना है कि u इज इक्वल टू के फॉर्मेट में तोड़ना है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भैया, u निकालना है तो u इज इक्वल टू के फॉर्मेट में तोड़ोगे। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -3x -7 अपॉन 4
1/4। मेरे को बस साइन से मतलब है, मेरे को बस साइन से मतलब है। स्केल का साइन क्या है फटाफट से सारे बच्चे बताओ, व्हाट इज द साइन ऑफ स्केल? नेगेटिव साइन है। तो यहां पर पढ़ो मैं क्या लिखवाया हूं, अगर स्केल इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो आप r इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लोगे? r इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लोगे? -1। एक्चुअल में मैं तुम लोग को एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूं, -1 एज्यूम नहीं कर रहे हम लोग माइनस एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 1 तो वैसे भी किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए, किसी को हिला नहीं पाता है 1। सही बोल रहा हूं कि नहीं बताओ? 1 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो ना अपने आप को हिला पाया आज तक, ना किसी और को हिला पाया आज तक। तो एक्चुअल में ये माइनस लेना है आपको, आपको नेगेटिव ले लेना है, जैसा हम लोग पहले सीखे हैं। पहले हम लोग इक्वेशन में जैसे सीखे ना, ये हम लोग वही कर रहे हैं वहां पर, बस 1 इसलिए ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है 1, कॉम्प्लीमेंट्री है 1। तो नेगेटिव साइन अपने को ले लेना है। तो मैं बोल सकता हूं रिलेशनशिप बिटवीन u एंड x -1 है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं बच्चों? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? हाँ भैया आप ये बात बोल सकते हो। तो ये देखो रिलेशनशिप मिल गया है, u और x का रिलेशनशिप मिल गया x और y का। तो मेरे को बताओ x और y का रिलेशन मेरे पास है, x और u का रिलेशन मेरे पास है, क्या मैं बहुत आसानी से u और y का रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं? हाँ भैया, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? रिलेशनशिप ऑफ u एंड y इज डिपेंडेंट अपॉन रिलेशनशिप ऑफ x एंड u इनटू रिलेशनशिप ऑफ x एंड y। तो बेसिकली क्या है, x वो कड़ी है जो ये दोनों को मिला रही है, x वो कड़ी है जो ये दोनों को मिला रही है। तो रिलेशनशिप ऑफ u एंड y इज इक्वल टू -0.6 इंटू -1, तो दिस इज 0.6। बेटा अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, महा इजी कॉन्सेप्ट है, महा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, तुम लोग मेरे को खुद बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम ऐसे देखोगे है कि नहीं इजी कॉन्सेप्ट और फुल कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि नहीं? बताओ। तुम लोग को करना ही क्या है, तुमको साइन देखना है, साइन ढूंढना है, रिलेशनशिप, दोनों रिलेशन को मल्टीप्लाई करना है, तीसरा रिलेशन आ जाएगा। दो रिलेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तीसरा रिलेशनशिप बाहर आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, और जस्ट इस कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद ये एग्जांपल होना चाहिए। ये एग्जांपल नहीं, बेसिकली बुक का ही क्वेश्चन है ये, पर उस क्या बोलते हैं, इसके बाद, इस कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो तुम्हारी। नोट दिस डाउन फास्ट। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया। चलो भाई एमसीक्यू में आ जाओ। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। बाईवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर, फटाफट से बताओ। बाईवेरिएट डेटा का मतलब क्या होता है? बाईवेरिएट डेटा, टू वेरिएबल, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर देन टू वेरिएबल, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मल्टीवेरिएट हो गया। टू वेरिएबल सेम टाइम, टू वेरिएबल डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। फटाफट से बताओ। कोरिलेशन के अंदर बाईवेरिएट डेटा का मतलब क्या है? कोरिलेशन छोड़ दो यार, कभी भी बाईवेरिएट डेटा जब मैं बोलता हूं तो उससे तुम क्या समझते हो? ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। मेरे को एक बात बताओ, मैं एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रेशियो, उस चैप्टर में मैं पढ़ा था कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों करते हैं? ताकि हम लोग वो निकाल सके कि भाई क्या इफेक्ट हुआ है, कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इम्पैक्ट क्या है। तो मेरे को एक बात बताओ, कंपैरिजन मैं 1992 का कंपैरिजन करूंगा 2092 के साथ, इसमें कोई सेंस है? इसमें कोई सेंस है? नो। तो क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं इसमें कोई सेंस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दो वेरिएबल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि कंपेरेबल ग्राउंड्स हो। कंपेरेबल ग्राउंड्स तो होना चाहिए ना, तब तो मजा आएगा। एक्सपेंस को, तुम जो भी एक्सपेंस होता है उसको इनकम के साथ एक साल का ही कंपेयर करते हो ना। पिछले साल के एक्सपेंस को इस साल के इनकम से तो हम लोग नहीं कंपेयर करते। ये भी दोनों वेरिएबल है, एक्सपेंस और इनकम वेरिएबल्स हैं, पिछले साल के इस साल को थोड़ी कंपेयर करते हैं। पॉइंट है, ठीक है। सेकंड बताओ। For a bivariate frequency table having p plus q classification, the total number of cell is p into q होगा, p into q होगा, ठीक है। कितने सेल्स होंगे उसके अंदर ये पूछ रहा है, ठीक है।
P प्लस Q क्लासिफिकेशन है, जैसे मान लो 2+3 क्लासिफिकेशन है, तो टोटल 5 क्लासिफिकेशन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे तुम्हारे, तो 2 × 3 6 सेल्स होंगे तुम्हारे, ठीक है, 6 सेल्स होंगे उसके अंदर। क्लियर? बोलो भैया। अरे लड्डुओं मेरे, जैसे मान लो XYZ तीन ऊपर के हेड हो गए और AB नीचे के 2 हेड हो गए, कितने सेल बने, 1 2 3 4 5 6, कितने सेल बने बताओ, 6 सेल बने ना, डेटा के 6 सेल बने ना। यस। ओके, तो इसको मैं छोटा सा यहाँ बना के लिख देता हूँ, छोटा सा साइड में रख देता हूँ। 6 सेल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी इन अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मे बी नेगेटिव, 0, A और B, नन ऑफ दिस। तो भाई वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज गोइंग टू बी जीरो, जीरो हो सकता है। और मेरे को एक बात बताओ, फटाफट से मेरे को एक बात बताओ, एकदम कॉमन सेंस वाली बात, अगर तुम्हारे दोनों में से किसी भी वेरिएबल का कोई भी पॉइंट जीरो रहा तो आंसर क्या आएगा ये बताओ, फटाफट से बताओ क्या आएगा आंसर। जीरो आएगा, वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला ही ऐसे डिजाइंड है कि अगर एक आइटम भी जीरो हो गया तो वो जीरो उतरेगा फॉर्मूले में और पूरे पूरे फॉर्मूले को जीरो कर देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। तो कोई भी एक आइटम भी अगर जीरो रहा पूरा पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। अब ये पढ़ा तो उससे रिलेटेड आंसर आया तो मैं पूछ लिया। चलो फोर्थ वाला बताओ। बोल रहा है फॉर अ पी इंटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है। इसका भी आंसर तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन है, 2 होगा इसका आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा तुम लोग को। फिफ्थ वाला देखो, पी इंटू क्यू क्लासिफिकेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन P प्लस क्यू, अभी तो पढ़ के आए, ये देखो 2 और 5 सेम क्वेश्चन, उल्टा पूछा है। कोरिलेशन एनालिसिस का एम क्या है, पढ़ो और बताओ, कोरिलेशन एनालिसिस का एम क्या है। क्या ये रिलेशनशिप बताता है, या ये एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बताता है, या ये दोनों बताता है। फर्स्ट तो है ही नहीं आंसर, फर्स्ट तो है ही नहीं आंसर ऑब्वियसली। क्या ये सिर्फ रिलेशनशिप बताता है या एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप भी बताने के लिए काबिल है ये। यस, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप भी बताता है भाई, कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप ही तो बता रहा था। चलो सेवेंथ बताओ, रिग्रेशन का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम लोग नहीं ले रहे हैं रिग्रेशन की वजह से उसको हाईलाइट कर दे रहा है ना, बाद में लेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ना। व्हाट इज Spur's correlation? It is a bad relation, it is a very low correlation between having no casual relation और नेगेटिव कोरिलेशन। सी है इसका आंसर, नो कैजुअल रिलेशनशिप। ये भी थ्योरी है, देखो थ्योरीज तो भाई ये ड्रॉबैक होता है एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर, थ्योरी हमको याद करनी होती है, बट टेंशन मत लो, थ्योरी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं, मतलब एकदम नेग्लिजिबल टाइप के आते हैं, मतलब पूरे पेपर में तुमको एक आध ही मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, तो वो तुम लोगों का वहां से टेंशन हट गया। स्कैटर डायग्राम हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप कंसिडर निकालने के लिए, कर्वी लीनियर निकालने के लिए, नीदर ए और बी बोथ ए और बी, ये तो बता दो, लीनियर कर्वी लीनियर, ये हम लोग स्कैटर डायग्राम में पढ़ के आए ऑब्वियसली। वेरी गुड बच्चों, लीनियर और कर्वी लीनियर दोनों दोनों दोनों। चलो टेंथ बताओ। इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, लड्डू अपर लेफ्ट टू लोअर राइट क्या है, नेगेटिव भैया, नेगेटिव मतलब मजाक कर रहे हो आप, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। चलो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कोरिलेशन कैसा होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यस, जीरो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। सिंगल लाइन है तो कोरिलेशन कैसा होगा ये बताओ, सिंगल लाइन है, बस इतना ही बोला है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर कुछ नहीं बताया है, बस बोला एक सिंगल लाइन है।
बहुत बढ़िया बच्चों, तालियां तालियां, अपने आप के लिए ताली मारो। बस तुम, मैं ऐसे ताली मारूंगा, तुम लोग ऐसे ऐसे ताली मारना। क्यों? पहले ही ऑप्शन पढ़े परफेक्ट पॉजिटिव, याद आया भैया सीधी लाइन तो परफेक्ट पॉजिटिव में ही बनती थी, टिक मार के निकल गए। ये नहीं देखे परफेक्ट नेगेटिव भी है, सीधी लाइन परफेक्ट नेगेटिव में भी बनती है, परफेक्ट पॉजिटिव में भी बनती है। और क्वेश्चन मेरे को ये नहीं बोला ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्वेश्चन मेरे को ये बोला सीधी लाइन किस में बनती है। तो वो या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या तो परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इट इज ईदर ए और बी, इट इज ईदर ए और बी। आई थिंक आई नीड टू ओपन स्कैटर डायग्राम्स। बताओ इस पूरे डायग्राम में कहां दिख रहा है तुम लोगों को? कोई फॉर्मेट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फॉर्मेट नहीं है, बस इवनली कोई भी कहीं भी जाके बैठ गया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी कहीं भी बैठ गया जाके। कौन सा है बताओ? कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे यहां देखो एक फॉर्मेट है, यहां एक फॉर्मेट है, यहां एक फॉर्मेट है, यहां एक फॉर्मेट है, इधर भी फॉर्मेट दिख रहा है, इधर भी फॉर्मेट दिख रहा है। पर एक ऐसा स्कैटर डायग्राम है जिसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी कहीं भी बैठ जा रहा है। नो कोरिलेशन, तो जीरो कोरिलेशन, इसीलिए है 11th का आंसर। चलो, कोरिलेशन बिटवीन शू साइज और इंटेलिजेंस क्या होगा? ये सबसे बेस्ट वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। मेरे जूते का साइज और मेरे पास कितना दिमाग है, इसके बीच में क्या कोरिलेशन होगा? बोलो। जीरो कोरिलेशन भाई, कोई कोरिलेशन ही नहीं होगा, नो कोरिलेशन एट ऑल। जूते के साइज से मेरा इंटेलिजेंस लेवल कौन जज करेगा? चलो 14th बताओ। कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ अ ऑटोमोबाइल एंड a distant travel by it after applying the brakes। ब्रेक को कंसिडर करना ना, हड़बड़ाना नहीं, ब्रेक्स को कंसिडर करो। स्पीड में जा रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है? वेरी गुड, नेगेटिव है, क्योंकि मैं एकदम स्पीड से जा रहा था, ब्रेक मारने से रुक गया। तो स्पीड और ब्रेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागे, नेगेटिव है। स्कैटर डायग्राम किस चीज में हेल्प करता है मेरे को? कंप्यूट करने में, नेचर में, मैथमेटिकल रिलेशन में, बोथ ए और सी में। स्कैटर डायग्राम मेरे को किस चीज में हेल्प करता है? वेरी गुड, वो सिर्फ मेरे को नेचर बता सकता है, वो मेरे को एक्सटेंट नहीं बता सकता, क्योंकि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है स्कैटर डायग्राम के अंदर। यस। पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज फॉर फाइंडिंग, क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है? एनी टाइप, लीनियर, कर्वीलीनियर, बी और सी। पलटो पलटो, कॉपी पलटो। इट्स सच अ लीनियर, इट्स सच अ लीनियर, लिखवाया तो था यार। ये देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है मेरे को दिख नहीं रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये ब्लू कलर की लाइट मेरे को दिख नहीं रही है, ये ब्लू कलर की लाइट में क्या लिखा है? ऊपर हेडिंग में लिखा है कार्ल पियर्सन, और नीचे ब्लू लाइन में क्या लिखा हुआ है? बेस्ट मेजर इन केस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप्स। ओ, हम्म, रिवाइज नहीं करने का फल है बेटा ये, फल। अच्छा भैया, फल हमको नहीं पसंद था इसलिए हम खा के नहीं आए, ठीक है। चलो, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंसीडर फॉर नेचर अमाउंट, दोनों फाइंड आउट करने के लिए, सी आंसर है इसका, प्रोडक्ट मूवमेंट, ठीक है। बेटा लीनियर रिलेशनशिप मतलब स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भूल गए इक्वेशन चैप्टर के वो दिन भी क्या दिन थे, जब हमारे आंसर सिर्फ ऑप्शन से खेलने से आ जाते थे, हमारे आंसर सिर्फ ऑप्शन खेलने से ही आ जाते थे। हो चलो 18th वाला बताओ। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है देन द पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम टेंड्स टू क्लस्टर। बताओ, अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो स्कैटर डायग्राम कैसे पॉइंट्स का क्लस्टर बनाएगा? पढ़ लो ऑप्शन, इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर है। वेरी गुड, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ऐसा बनाएगा। अब वो चाहे परफेक्ट पॉजिटिव बनाए चाहे पॉजिटिव बनाए, बनाएगा तो लेफ्ट से राइट ही, ठीक है। ओके, 19 बताओ। स्कैटर डायग्राम का क्वेश्चन है, अगर r इज इक्वल टू 1 है तो ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम वुड बी।
बताओ R इज इक्वल टू 1, परफेक्टली पॉजिटिव स्कैटर डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, परफेक्टली पॉजिटिव। 28 बताओ, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में बी डिफाइंड एज द, अच्छा ये भी तुम लोग को नहीं पता है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के ऊपर थ्योरी वाले क्वेश्चन ही आते हैं, न्यूमेरिकल वाले नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका जो डेफिनेशन है वो है सी, कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, सी है इसका आंसर, ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं लास्ट में एक ऐसा क्विकली तुम लोगों को बता दूंगा कि प्रोडक्ट मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए तुम लोग इसको टिक कर दो, तो लास्ट में अपन एक बार में इसको पूरा लिख भी लेंगे, या तुम लोग अभी एमसीक्यू करते जा रहे हो तो लिखते जाओ प्रोडक्ट मूवमेंट की थ्योरीज जो है। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, बताओ रेंज बताया था तुम लोगों को, रेंज बताया था, कोवेरियंस कहां से कहां तक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। भैया डी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वेरी गुड, हाँ तीनों हो सकता है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बताओ, कैन हैव एनी यूनिट, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ टू वेरिएबल, इज अ यूनिट फ्री मेजर और नन ऑफ दिस। तो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, कोरिलेशन एक यूनिट फ्री मेजर है, इसको यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, और इसका प्रूफ शायद तुम लोगों को वहीं मिल गया होगा, रैंक कोरिलेशन के अंदर। रैंक कोरिलेशन के अंदर हम लोगों को मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हम लोगों को मार्क्स के रैंक से फर्क पड़ रहा था, तो एक यूनिट फ्री मेजर होता है बेटा। अगर तुम लोग बी बोल रहे हो तो मेरे को एक बात बताओ, 100% केस में ये होल्ड करता है? यहां पर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं बताया, यहां बोला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, तो तुमको वो हिट करना है जो 100% केसेस में ट्रू है। तो 100% केस में एक ही चीज ट्रू है कि यूनिट फ्री मेजर है। कोई यूनिट, आज मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए, आज तक मैं बोला सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वेट, केजी, कोई यूनिट में मैं कोई डिनोट किया हूं आज तक, रुपीस, बताओ ना, नहीं किए ना, यूनिट फ्री मेजर है बेटा। लिमिट बताओ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कहां से कहां तक लिमिट है, पढ़ लो अच्छे से। कोई लिमिट नहीं है, -1 से +1 एक्सक्लूडिंग, 0 से 1 इंक्लूडिंग, -1 से 1 इंक्लूडिंग। बहुत बढ़िया, मैं भी ताली बजाऊंगा, तुम भी ताली बजाओगे, हम भी ताली, तुम भी ताली, मेरी ताली तुम्हारी ताली। क्यों? बच्चे बी बोल दिए, हड़बड़ी है, हड़बड़ी है बच्चों को, हड़बड़ी है। -1 और +1 नहीं आ सकता क्या कोरिलेशन का आंसर? आ सकता है, इंक्लूडिंग द लिमिट्स होगा। क्या होगा? इंक्लूडिंग द लिमिट्स। 24 बताओ, in a correlation coefficient two variable is 1, the relationship between the two variable would be, तो क्या रिलेशन होगा बताओ? ये लिखवाया था मैं, या अभी अभी लिखवाया हूं, रिसेंटली लिखवाया हूं। बी मतलब होता है स्केल, ये देखो बी दिख रहा है ना, बी का मतलब होता है स्केल, बी का मतलब होता है स्केल, बी का मतलब होता है स्केल, दिख रहा है ना, इक्वेशन में दिख रहा होगा तुम लोग को, बी का मतलब स्केल होता है। अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो क्या रिलेशन है बताओ? बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं क्लास में ध्यान देने का नतीजा, बी आंसर, वेरी गुड। अभी लिखवाया था तुम लोगों को, कहां पर? यहां पर, ये देखो, ये देखो, अगर स्केल ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब हमारे वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें बी इज ग्रेटर देन 0 है, तो आर की वैल्यू क्या होती है? 1। आर की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये देखो यहाँ आर की वैल्यू 1 दी थी, तो हमने देखा बी इज ग्रेटर देन 0। क्लियर सबको? बी इज ग्रेटर देन 0 को हमने देखा, ये देखो मैं इसको इतने बार हाईलाइट करूंगा, इतने बार हाईलाइट करूंगा, किसी ने सोची ना होगी। चलो 25 बताओ, relationship between two variable x and y is given by this, then the value of correlation coefficient between x and y, oh wow wow wow, जोक क्वेश्चन है, जोक। बताओ, then the value of correlation coefficient between x and y, इक्वेशन दिया हुआ है तुम लोग को।
वेरी गुड बच्चों। सी भाई, -1, -1, इसमें कोई सेंस है? फटाफट से बताओ। लड्डू, यस, लड्डू भाई लड्डू। चलो 26 बताओ। फॉर फाइंडिंग, मतलब हम लोग जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन पूछे किए ना सॉल्व, उसका सबसे सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट है ये, इजीएस्ट फॉर्मेट वी कैन से। फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दो एट्रीब्यूट वी कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग बताओ? दो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है मेरे को याद दिलाओ, मेरे को नहीं याद आ रहा। मेरे को एट्रीब्यूट्स में तो इतना भूल गया, इतना भूल गया, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या होता है एट्रीब्यूट? फीचर, वेरी गुड। फीचर होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज फीचर। अब मेरे को एक बात बताओ, फीचर का मतलब मैं बता सकता हूँ क्या कि तुम लोग 10 में से कितने ऑनेस्ट हो? नहीं। मैं बता सकता हूँ क्या कि तुमको 10 में से कितनी तुमको टैलेंट है, इंटेलिजेंस? नहीं, नहीं बता सकता। तुम कितने अच्छे हो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। फटाफट से बताओ मेरे को, कौन सी मूवी का गाना है, कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? मैं तुमको यही बोल सकता हूँ ना, तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। यही बोल सकता हूँ ना। हाँ, मैं यही बोल सकता हूँ। तो मेरे को फटाफट से बताओ। पियर्सन नहीं यूज हो सकता, कार्ल पियर्सन नहीं यूज हो सकता। कार्ल पियर्सन में मेरे को डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। स्कैटर डायग्राम कैसे बताऊंगा? स्कैटर डायग्राम में कैसे बताऊंगा? वैसे भी भाई मेरे कैलकुलेट करना है, मेरे को कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन की बात आती है तो स्कैटर डायग्राम पहले ही पीछे हट जाता है। स्पीयरमैन बचा और कॉन्करेंट डेविएशन बचा। कॉन्करेंट डेविएशन के लिए मेरे को क्या चाहिए? कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के लिए भी मेरे को डेटा चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। पर मेरे को एक बात बताओ, मैं 10 बच्चों को सामने खड़े कर दूंगा तो मैं ये बता सकता हूँ क्या कि क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे ज्यादा ऑनेस्ट ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये, उससे कम ये। तो क्या मैं रैंक दे सकता हूँ? इकोनॉमिक्स में तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? कि आपको आपको कौन सा खाना अच्छा लगे, आप उसको रैंक देना है। जैसे मेरे को बताओ, मैं तुम लोगों को ले गया कोई एक जगह पे जहां पर बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स लगे हुए हैं, और वहां पर बहुत सारे वेराइटी के हम लोगों को फास्ट फूड मिलते हैं। तो मैं तुम लोगों को सब वेराइटी के फास्ट फूड थोड़े थोड़े खिलाऊंगा, और मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा 10 में से तुम इसको स्कोर दे दो। शायद तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ एट द टाइम ऑफ गिविंग द मार्क्स। बट अगर मैं तुमको बोलूं तो भाई सिंपल मेरे को रैंक दे के बता दे कि सबसे अच्छा मेरे को ये लगा, उसके बाद मेरे को ये लगा, उसके बाद मेरे को ये लगा, उसके बाद मेरे को, क्या कर सकते हो तुम लोग? ये रैंक दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ये बताओ। दे सकते हैं। तो जब बात एट्रीब्यूट्स की उठती है, जब भी बात एट्रीब्यूट्स की उठती है, तब हम बात करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज गुड बिकॉज रैंक, बिकॉज हियर रैंक इज गिवन। क्लियर है सबको? जस्टिफाइड? बताओ। यस भैया। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ब्यूटी जज। जज शब्द दिखा, रैंक कोरिलेशन मारो, आगे बढ़ो। जज शब्द दिख गया, रैंक कोरिलेशन मारो, आगे बढ़ो। चलो 28 बताओ। अभी पूरा थ्योरी चलेगा ना फर्स्ट एक्सरसाइज में। बोल रहा है इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट। परफेक्ट डिसएग्रीमेंट मतलब क्या? ये परफेक्ट नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं? फटाफट से बताओ। परफेक्ट डिसएग्रीमेंट मतलब नेगेटिव, तो क्या ये परफेक्टली नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं? आंख बंद करके सी मारो, आगे बढ़ो। सुनो ना, एग्जाम में लेकिन तुम लोग इतना कॉन्फिडेंस मत दिखाना ना जितना मैं अभी दिखा रहा हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए दिखा रहा हूँ, एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ। हर साल 2-3 बार पढ़ाते हैं हम सेम चीज, हर साल 2-3 बार हम लोग सेम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हमको तो भाई मोस्ट ऑफ द आंसर याद होते हैं, ठीक है। और इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आता है, पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम बच रहा है तो तुम ये सब कर सकते हो, पर पूरा क्वेश्चन और पूरा ऑप्शन पढ़े बिना तुमको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। 29 बोल रहा है when we are not concerned with the magnitude। ये लाइन कहीं पढ़ी सी लग रही है, कहीं तो पढ़ा था मैं। we are not concerned with the magnitude। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ पढ़ा था? याद नहीं आ रहा, नोट्स खंगालने लग गया, याद नहीं आ रहा। कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? अच्छा, preferable when the examiner are not focusing attention on magnitude।
वी आर नॉट कंसर्न विथ मैग्नीट्यूड, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। क्लियर है सबको? बेटा लिखवाई जा चुकी है सारी चीजें नोट्स में। क्विकेस्ट मेथड क्या है बताओ, सबसे फास्ट मेथड क्या है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बताओ, तुम लोग के हाथ में कैलकुलेटर है, ठीक है? जब कैलकुलेटर नहीं रहेगा तब बताओ। स्कैटर डायग्राम को तो हटा ही दो, कैलकुलेशन का कुछ बात ही नहीं है। प्रोडक्ट मूवमेंट भी हटा दो, रैंक और कॉन्करेंट। बताओ क्विकेस्ट मेथड क्या है विदाउट कैलकुलेटर? बेटा जब भी क्विकेस्ट मेथड की बात हो रही है विदाउट कैलकुलेटर हो रही है ना बात, विद कैलकुलेटर नहीं हो रही है। गजब बच्चे भाई। भाई कॉन्करेंट डेविएशन में कम टाइम लगता है, ठीक है? रैंक कोरिलेशन में 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एम क्यूब निकालना पड़ेगा, कितना सारा चीज निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर रहता तो तुम लोग को पता नहीं चलता है कि कितनी मेहनत है रैंक कोरिलेशन। उन मासूम क्लास 11th वाले बच्चों से पूछो जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं विदाउट कैलकुलेटर, असली दुख उनको पता है। उन लोग रूट भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, पता है तुमको ये बात? उन लोग रूट भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, असली दुख तो उनके पास है। क्या भैया, ठीक है? चलो 31 क्वेश्चन देखो। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? कॉन्करेंट डेविएशन की लिमिट्स क्या होगी? कॉन्करेंट डेविएशन की लिमिट्स क्या होगी? मेरे को एक बात बताओ, मैं जब कॉन्करेंट डेविएशन पढ़ा रहा था तो कोई नई लिमिट बताया था क्या तुम लोग को कि नहीं कॉन्करेंट डेविएशन की ये लिमिट होगी, कार्ल पियर्सन की ये लिमिट होगी, पियरमैन की ये वाली हो जाएगी? कुछ ऐसा किया? मैं डिस्क्रिमिनेशन वाली बात किया था क्या? भाई वही होगी, भाई वही होगी। लिमिटिंग द वैल्यूज इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिव ऑफ -1 और +1, उसका मतलब ये होता है, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट 32 बताओ। 32 बच्चों, इफ देयर आर 2 वेरिएबल x और y, नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। अच्छा रिग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, इसके बाद रिग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है क्या? ओके चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बच्चे बोल रहे थे भैया अब कल करेंगे अब कल करेंगे, और यहां से रिग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैं सबको हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो भी रिग्रेशन के क्वेश्चन है। ठीक है चलो, और तुम्हारा सेट सी होमवर्क है, सेट सी है जो तुम्हारा वो होमवर्क में है, ठीक है? सेट सी इज इन योर होमवर्क। तो सेट सी के जो भी क्वेश्चंस कोरिलेशन से रिलेटेड है वो आपको करके आने हैं। यस भैया, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।